आज की इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IRFC की Q2 FY26 और H1 FY26 अर्निंग्स कॉल का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। यह तिमाही IRFC के लिए ऐतिहासिक रही है क्योंकि कंपनी ने अब तक का सबसे ऊंचा मुनाफा, मजबूत डाइवर्सिफिकेशन और भविष्य की ग्रोथ को लेकर बहुत स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत किया है। मैनेजमेंट ने साफ संकेत दिया है कि IRFC अब केवल इंडियन रेलवेज तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गवर्नमेंट इकोसिस्टम के लिए एक स्ट्रैटेजिक फाइनेंसर के रूप में उभर रही है। Q2 FY26 में IRFC ने लगभग 1,780 करोड़ रुपए का पैट दर्ज किया, जो साल दर साल आधार पर 10% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। वहीं H1 FY26 में कुल मुनाफा 3,523 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो IRFC के इतिहास का अब तक का सबसे ऊंचा हाफ ईयर प्रॉफिट है। कंपनी की नेटवर्थ 56,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है और EPS 5.39 रुपए पर पहुंच गया है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि IRFC की अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी अब लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है। मैनेजमेंट ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में IRFC की AUM में जो अस्थायी दबाव था, वह अब समाप्त हो चुका है और इस तिमाही से AUM फिर से अपवर्ड ट्रेंड में आ गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पिछले 3 वर्षों में इंडियन रेलवेज से कोई नई एलोकेशन नहीं मिलने के बावजूद IRFC ने अपने डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी के दम पर ग्रोथ को बनाए रखा। Q2 और H1 में कंपनी ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए के नए बिजनेस एग्रीमेंट्स साइन किए, जिनमें रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसमिशन, कोल माइनिंग, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। डाइवर्सिफिकेशन का सीधा असर IRFC के मार्जिन्स पर भी दिखाई दे रहा है। जहां पहले IRFC का NIM लगभग 1.42% के आसपास था, वहीं H1 FY26 के अंत तक यह बढ़कर 1.55% हो गया है। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि रेलवेज बिजनेस में मार्जिन्स हिस्टोरिकली कम रहे हैं, लेकिन डाइवर्सिफाइड एसेट्स में मार्जिन्स 2 से 3 गुना तक बेहतर हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में IRFC के NIM और प्रॉफिटेबिलिटी में और सुधार की उम्मीद है। शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी सकारात्मक खबर यह रही कि IRFC ने 1.05 रुपए प्रति शेयर का रिकॉर्ड इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसके बावजूद कंपनी की कैपिटल एडिक्वेसी मजबूत बनी हुई है और CRA रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफ़ी ऊपर है। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि फिलहाल इक्विटी डाइल्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है और फ्यूचर ग्रोथ इंटरनल अक्रूअल्स से ही फंड की जा सकती है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो IRFC ने एक बार फिर अपने सबसे मजबूत पक्ष को दोहराया है। कंपनी ने जीरो NPA रिकॉर्ड को बनाए रखा है, जो NBFC और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग स्पेस में एक दुर्लभ उपलब्धि है। मैनेजमेंट ने समझाया कि IRFC की लेंडिंग स्ट्रैटेजी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर आधारित है, जहां क्लाइंट बेस मुख्य रूप से CPSEs, स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज और गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट्स तक सीमित है। NTPC, गेल, कोल इंडिया, कंकोर, RVNL जैसे नाम इसमें शामिल हैं, जिससे क्रेडिट रिस्क लगभग नगण्य रहता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर भी कंकॉल में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मैनेजमेंट ने स्वीकार किया कि डाइवर्सिफिकेशन के साथ स्किल रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए IRFC ने NTPC और अन्य CPSE बैकग्राउंड से सीनियर प्रोफेशनल्स को जोड़ा है, रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को ऑनबोर्ड किया है और बिजनेस डेवलपमेंट टीम को मजबूत किया है। कंपनी का लक्ष्य ओवरहेड्स को नियंत्रण में रखते हुए हाई क्वालिटी टैलेंट लाना है। डिसबर्समेंट आउटलुक पर मैनेजमेंट ने FY26 के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए का गाइडेंस दोहराया है। Q2 तक लगभग 7,000 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट हो चुका है और Q3 में 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक की उम्मीद जताई गई है। मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है कि FY26 का डिसबर्समेंट टारगेट पूरा होगा। लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करें तो IRFC अगले 5 वर्षों में AUM मिक्स को लगभग 75% रेलवेज और 25% डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तक ले जाना चाहती है। गवर्नमेंट लेड केपेक्स साइकिल, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और पॉलिसी सपोर्ट को देखते हुए मैनेजमेंट को भरोसा है कि IRFC की AUM और पैट दोनों हर साल बढ़ते रहेंगे और पैट ग्रोथ डबल डिजिट में बनी रहेगी। कुल मिलाकर IRFC की Q2 FY26 कॉल यह स्पष्ट संकेत देती है कि कंपनी लो रिस्क, स्टेडी रिटर्न और हाई विजिबिलिटी ग्रोथ मॉडल पर काम कर रही है।
0 NPA, improving margins, strong dividend payout और diversified asset base IRFC को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रक्चरली मजबूत PSU NBFC बनाते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले कृपया SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।